नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। इसके ऑप्शन है व्यक्तिक केस अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, वास्तविक रिकॉर्ड, व्यवहार रेटिंग स्केल, संरचित व्यवहारपरक अवलोकन। तो इसका सही उत्तर है संरचित व्यवहारपरक अवलोकन, क्योंकि संरचित व्यवहारपरक अवलोकन एक ऐसी युक्ति है जिसे अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसर को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। इसके ऑप्शन हैं इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च उपेक्षा को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही उत्तर है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी जो सीखने में किसी निर्योग्यता से ग्रसित है, उनके जीवन को उत्पादक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विविध कौशलों तथा युक्तियों का शिक्षण दिया जाए, जिससे कि वे इसका उपयोग सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में कर सके। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो इसका सही उत्तर है हमारा संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा भाषा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, व्याख्यान अनुमान और या अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं पारंपरिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक पद्धति, क्योंकि व्याख्यान अनुमान और या अथवा नियंत्रण प्राकल्पना वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। इसके बाद में अगला प्रश्न, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहां थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहें। तो इसका सही उत्तर है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, क्योंकि विकल्पात्मक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा गणित में त्रुटियों को आसानी से कम किया जा सकता है। अतः कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है तो एक शिक्षक को इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। इसके ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है अंतर्वैयक्तिक, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि में विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति, उनका विकास तथा इन संवेगों के आधार पर संवेगात्मक व्यवहार का विकास सम्मिलित होता है। इसको बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्वैयक्तिक क्षेत्र में संबंधित किया जा सकता है।
इसके बाद में अगला प्रश्न, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसका सही उत्तर है संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, तथ्य पर संवेग के मनोविज्ञान में सबसे कम ध्यान दिया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग, प्रत्यक्षण। तो इसका सही उत्तर है प्रेरक, क्योंकि अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो शिक्षार्थी के अंदर से पैदा होता है, ना कि कोई ऐसी चीज जिसे शिक्षक शिक्षार्थी में अपनी ओर से पैदा करता है। अतः राजेश का वह आंतरिक बल प्रेरक कहलाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। दूसरा ऑप्शन है इसका प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। इसका अगला ऑप्शन है आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। इसका चौथा ऑप्शन है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो इसका सही उत्तर है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अभिप्रेरणा प्राणी की वह अवस्था है जो उसे किसी आवश्यकता के कारण भीतर से संचालित करती है तथा किसी लक्ष्य की ओर उसे निर्देशित करती है ताकि आवश्यकता की संतुष्टि की ओर अग्रसर हो सके। इसका सही क्रम है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि तथा उत्तेजना में कमी। आज का अंतिम प्रश्न है, बेंडियोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति, सार को दोहराना। तो इसका सही उत्तर है प्रतिधारण, क्योंकि बेंडियोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिधारणा की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू।